हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। और क्लास 12th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अपने लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। इसके आगे के टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप देख लीजिए जो जो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे थे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पूरी कंप्लीट कर ली। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लास्ट लेक्चर में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर भी कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले हमने देख लिया था कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब है सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन कम है इसके कंपैरिजन। तो यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा होगा, है ना। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि उसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा, ठीक है। और जो कंसंट्रेटेड नहीं यानी कि डाइल्यूट है उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, ठीक। तो ऐसे ही हमने कहा कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा होगा, यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो डिफ्यूजन है क्या, बीच में अगर हमने कोई मेम्ब्रेन लगाया दोनों सॉल्यूशन के बीच में तो होगा क्या, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन तो यहाँ पर ही है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट करेंगे, जबकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी ही लोअर कंसंट्रेशन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो हम कह सकते हैं डिफ्यूजन क्या है, नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि अपने ही हायर कंसंट्रेशन से अपनी ही लोअर कंसंट्रेशन में उनका मूवमेंट होना, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ऑस्मोसिस की बात की थी। अब ऑस्मोसिस भी थोड़ा थोड़ा डिफ्यूजन जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लगा दी जाती है एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। नाम तो समझ में आ गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें और डिफ्यूजन में, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। देखो, सॉल्यूशन भी हमने दोनों में सेम लिया है, ये वाला कंसंट्रेटेड है, ये वाला डाइल्यूटेड, ठीक है। यानी कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूट ज्यादा है, इधर सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक। तो है तो डिफ्यूजन जैसा ही सब कुछ, बस मेम्ब्रेन ही तो अलग लगाई है। देखो, मेम्ब्रेन से ही सारा ये जो ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, सारा डिफरेंस मेम्ब्रेन से आता है। ये कैसी मेम्ब्रेन है, देखो यहाँ पर तो लगाई गई थी एक नॉर्मल मेम्ब्रेन जो सारे पार्टिकल्स को पास कर रही थी, सारे पार्टिकल्स को अलाउ कर रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लगाई गई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सारे पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करती है, या हम कहें कि केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती, सॉल्यूट पार्टिकल को रेस्ट्रिक्ट या ब्लॉक कर देती। अब इस मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की हायर कंसंट्रेशन में, या हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरह पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक है। तो तीन डेफिनेशन, तीनों सेम ही है लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। एक बार हमने सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कहा, एक बार हमने सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कहा, और एक बार हमने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के रिस्पेक्ट। क्लियर है। अच्छा, क्या यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट होगा, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा। तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन कब कहेंगे, जब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की हायर कंसंट्रेशन, या हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि सॉल्वेंट, तो हम कहेंगे सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, तो सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट की ही लोअर कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स का मूवमेंट होना और सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होना, ठीक है। तो ये क्या है, ऑस्मोसिस, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सॉल्यूट के पार्टिकल थोड़ा बड़े होते हैं इसलिए ये उसके पास नहीं हो सकते, इसलिए उसको पास करने नहीं देते, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया, क्लियर है। चलो, फिर हमने बात की थी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का देखो, ऑस्मोसिस तो समझ में आ गया कि सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है
थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की तरफ से कुछ एक प्रेशर लगा दें, एक नॉर्मल 180 प्रेशर तो है ही जो दोनों तरफ से होगा ही, लेकिन उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर पाई, जिसको हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, कुछ एडिशनल प्रेशर या एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दे, जिससे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स यहाँ आना रुक जाएगा पार्टिकल्स का, ठीक है, पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में पार्टिकल का आना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमने लगाया, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना है ये एक्स्ट्रा प्रेशर, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा लगा देंगे तो पार्टिकल्स रिवर्स में चले जाएंगे, रिवर्स में चले जाएंगे तो उससे क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज आरओ। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, थोड़ा बहुत तो आया होगा समझ में। फिर रिवर्स सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, फॉर्मूला हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इक्वल्स टू एमआरटी। एम इज मोलैरिटी, नॉट मोलैलिटी, इट्स मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी यानी कि टेम्परेचर, और पाई क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। ठीक, क्लियर है। चलिए इसे एक बार देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, यहाँ पर हम बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू, यानी कि सॉल्वेंट का मूवमेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट by applying excess pressure on the solution side is called reverse osmosis। यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, कहां से, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ, दिख रहा है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ, यहां से यहां की तरफ, रिवर्स में जा रहा है ना। ठीक है, तो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ कैसे, बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड, यानी कि सॉल्यूशन की तरफ, यहाँ पर हमें क्या करना है, 180 प्लस पाई की जगह और ज्यादा प्रेशर देना है, ताकि पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ को मूव करे, उसे क्या कहेंगे हम, आरओ, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये जो आरओ है बच्चों, इसी प्रिंसिपल को यूज करके, जो हमारे घरों में आरओ होता है ना, जिससे हम पानी पीते हैं, है ना, पानी को साफ करने के लिए अच्छे अच्छे तरह के आरओ आते हैं, तो ये जो प्रिंसिपल है वहां पर भी वर्क करता है, कि वो एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर, बहुत ज्यादा एक्सेस प्रेशर हम लगाएंगे, ताकि पार्टिकल जो है कहाँ से, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करे, सॉल्वेंट के पार्टिकल, इसी को क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ मेम्ब्रेन ट्रीटमेंट प्रोसेस प्राइमरली यूज्ड टू सेपरेट डिसॉल्व सॉल्यूट फ्रॉम वाटर। ये किस लिए यूज किया जाता है, वाटर में जो डिसॉल्व सॉल्यूट है उनको हटाने के लिए, ठीक है, सेपरेट करने के लिए। रिवर्स ऑस्मोसिस इज मोस्ट कॉमनली known for its use in drinking water purification, particularly with regarded to removing salt and other effluent materials from water molecules। तो इसका काम एक तो किस लिए, ड्रिंकिंग वाटर, है ना, ड्रिंकिंग वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, यानी कि जो पीने का पानी हम प्योरीफाई करते हैं, जो हमारे घरों में भी आरओ लगे हुए होते हैं, एक तो उसमें भी इसका काम किया जाता है। फिर एक किया जाता है डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो सॉल्ट वाटर होता है उसको क्या करने के लिए, उससे सॉल्ट हटाने के लिए, केवल ताकि हमें क्या मिले, प्योर वाटर मिल सके, वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो इतना आप देखो, इतना पहले आप नोट करो। चलो, तो इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर लगा हुआ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, ये है प्योर वाटर, ठीक है, और यहाँ पर लगाया जा रहा है प्रेशर, तो ये क्या हो गई, जो पार्टिकल्स है यहाँ की तरफ क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। यही क्या शो कर रहा है हमें, रिवर्स ऑस्मोसिस बता रहा है। क्लियर है ना, जो अभी हमने देखा कि ये है प्योर वाटर, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे, पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ को क्या करेंगे, वैसे तो पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ मूव करना था, पार्टिकल यहाँ से यहाँ, अरे यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, देखो पार्टिकल यहाँ से यहाँ ही तो मूव कर रहे थे, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे थे,
लेकिन जब हमने यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया, एक्सिस प्रेशर अप्लाई किया, फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। ऐसे तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे, लेकिन ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, मूव करेंगे। इसे क्या कहा जा रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये डायग्राम आपको जरूर बना लेना है। ये आपकी बुक में जो डायग्राम है, आप उस डायग्राम को भी बना सकते हैं। क्लियर है? चलो नोट कर लो इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत के बारे में देखा था। अच्छा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, यानी कि सेम टेम्परेचर पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर जब है दो सॉल्यूशन का, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मान लो एक सॉल्यूशन का प्रेशर है पाई 1 और एक का है प्रेशर पाई 2, तो पाई 1 और पाई 2 दोनों क्या है, बराबर। ठीक, एग्जाम्पल भी है जैसे, अच्छा, व्हेन सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नो नेट सॉल्वेंट फ्लो अकर, तो जब इन्हें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करेंगे तो नो नेट फ्लो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, तो एग्जांपल है जैसे 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन इन 0.1 m सुक्रोज सॉल्यूशन, दे हैव सेम कंसंट्रेशन, ह्यूमन ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक टू 0.91% मास वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन की सेल। ठीक है, तो एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, दो एग्जांपल। अगला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इफ टू सॉल्यूशन हैव अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि दो सॉल्यूशन है और उनके पास क्या है, अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर है, द सॉल्यूशन विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि देखो दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1 और एक का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2। अब हमने कहा पाई 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो ये हो गया हाइपरटोनिक, और पाई 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो ये हो गया हाइपोटोनिक। ठीक, चलो, विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है वो क्या होगा, हाइपरटोनिक। ठीक है, वाटर मूव्स आउट ऑफ सेल इनटू द सॉल्यूशन कॉजिंग प्लाज्मोलिसिस, तो आपने प्लाज्मोलिसिस अपने बायो में भी पढ़ा है। ठीक है, तो वहां पर भी आप एग्जांपल भी देख सकते हो, सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.9% NaCl इज हाइपरटोनिक टू ह्यूमन ब्लड सेल। बल्कि जो दूसरा वाला है वो क्या होगा हमारा, एक जब हमारे पास हाइपरटोनिक है तो दूसरा क्या होगा, अपने आप ही हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो इसी से आप दो एग्जांपल भी देख सकते हैं। ठीक है, हाइपोटोनिक की बात करते थे, सॉल्यूशन विद लोअर ऑस्मेटिक प्रेशर, लोअर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन कंपेयर टू अनादर, दूसरे से जब हम हाइपोटोनिक से कंपेयर करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये वाला हाइपरटोनिक है तो ये क्या होगा, हाइपोटोनिक। वाटर मूव्स इनटू द सेल कॉजिंग इट टू स्वेल और बर्स्ट, तो जैसे वाटर सेल में मूव करता है लेकिन वो स्वेल होकर के बर्स्ट हो जाए, तो ये है हेमोलाइसिस। सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस देन 0.91% NaCl is hypertonic to human blood cell। ठीक है, यानी कि लेस देन, ध्यान रखना यहाँ पर है मोर देन, यहाँ पर है लेस देन। क्लियर है, ध्यान रहेगा। तो आपको एग्जाम्पल भी देख लेने हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है डिफाइन करने के लिए टर्म्स आ जाए, लेकिन टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि आइसोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इनको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बात करते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जो कि है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, चलो, तो ये क्या दिखाता है, जब किसी सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तो हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टी आती है, दो तरह की प्रॉपर्टी, एक होती है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक होती है नॉर्मल कॉलिगेटिव। तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं,
जो थियोरेटिकल हम कह सकते हैं, जो थियोरेटिकल होती है, ठीक है, वो तो हो गई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो क्या होती है, ऑब्जर्व्ड होती है, जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो हमने कोई सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया, 2 मोल NaCl। अच्छा, ये किसके लिए होती है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, ठीक, 2 मोल NaCl लिया, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 NaNaCl है, यानी कि NaCl यूनिट है, ठीक है, 2 NaNaCl यूनिट है। तो ये तो क्या हो गई, ये तो हो गई हमारे पास नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो हो गई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने एक्सपेक्ट करी थी। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, 2 NaCl, अगर NaCl के 2 मोल हैं तो ये ब्रेक कैसे होंगे, Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि 2 मोल Na और 2 मोल Cl, यानी कि अगर हम टोटल बात करें तो यहाँ पर कितने होंगे, 4Na। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि देखो जब भी कोई सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट क्या होगा, एसोसिएट या डिसोसिएट होगा। एसोसिएट या डिसोसिएट होने पर वो दो टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगी, एक तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो क्या है, एक्सपेक्टेड है, जो क्या है हमने एक्सपेक्ट किया कि ऐसा हो सकता है, कि ये हमें एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा होगा, उसे कहेंगे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो कैसा है, जो रियलिटी में उस कंडीशन पर हो रहा है, वो कैसी है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमने ऑब्जर्व करी। तो ये थ्योरेटिकल है, ये क्या है, ऑब्जर्व, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो समझ में आया। अब ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है बच्चों, वेंट ऑफ फैक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, आई से, ठीक है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात, फॉर्मूला है आई, यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन वैल्यू ऑफ नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, ये भी हमें पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, या हम सॉरी इनडायरेक्टली क्या कहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, आई जो है, ठीक है, वो क्या है, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि नॉर्मल मोलर मास अपॉन वैल्यू ऑफ नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एबनॉर्मल मोलर मास। तो दो फॉर्मूले ये यहाँ से बनते हैं, ठीक है। बाकी ये वाला आपको पता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। थोड़ा बहुत समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। एबनॉर्मल का मतलब है जो क्या है, जो वैल्यू हमने क्या करी है, जो वैल्यू हमने ऑब्जर्व करी, और नॉर्मल का मतलब है जो थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। चलो, क्लियर है। अच्छा, इसका यूज कहाँ पर आता है उसके बारे में बात करेंगे, पहले एसोसिएशन और डिसोसिएशन का फॉर्मूला भी देख
फॉर्मूला देख लेते हैं फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला है 1 + n-1 अल्फा। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स in which solute breaks। फॉर एसोसिएशन की बात करें अगर हम, ठीक है, अच्छा अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, और यहाँ पर अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो फॉर्मूला देख लेंगे पहले, 1 + अल्फा 1/n-1, ये है यहाँ पर ये फॉर्मूला, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर, डिग्री ऑफ एसोसिएशन यहाँ, ठीक है। अब अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अल्फा क्या होगा? 1 के बराबर होगा। और अगर हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो अल्फा क्या होगा? << 1 होगा, ठीक है। अल्फा क्या होगा? <<1। क्लियर है? समझ में आया एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अच्छा इसका यूज कहाँ पर है? इसका यूज हम करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। जैसे जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? जैसे डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू मोलालिटी, ये फॉर्मूला था। लेकिन ये फॉर्मूला कैसा है? थ्योरेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। ऑब्जर्व्ड फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा आई के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आई, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात की थी ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। वैसे ही आर एल वी पी यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें भी क्या आ जाएगा? आप क्या कर लेंगे? वेंटो फैक्टर यानी कि आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई आप आसानी से कैलकुलेट करते हैं एसोसिएशन के लिए और डिसोसिएशन के लिए। क्लियर है? समझ में आया? इतना इसे एक बार आप नोट करें। अच्छा यहाँ पर ये भी आप नोट कर सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये है, यहाँ पर क्या है? ये अल्फा डिग्री ऑफ। क्लियर है? चलिए आपने ये नोट कर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम आगे आने वाले अगले सेशन में नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करें। आप इसके न्यूमेरिकल, हमने चैप्टर के साथ जो जो न्यूमेरिकल्स किए, साथ साथ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी आप इसके सॉल्व करें। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।